हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एनर्जी को लेके थोड़ी बातें की थी, ठीक है, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी, और उसमें से थोड़ा डिस्कशन इसी पे भी करते हैं, सेल्फ एनर्जी एंड इंट्रैक्शन एनर्जी पे। देखो एनर्जी मैंने फिर से कहा है, फिर से बोल रहा हूँ, एनर्जी वही एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है। दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं, ये वाली यही एनर्जी है। बस है क्या कि कंटिन्यूअस चार्ज के केस में क्या होगा कि बहुत सारे इनफाइनाइट पेयर्स बनेंगे, तो उन सारे इनफाइनाइट पेयर्स का अगर हम टोटल एनर्जी सम अप करेंगे तो वही एनर्जी सेल्फ एनर्जी कहलाएगी। मतलब ये कि कंटिन्यूअस चार्ज के केस में जो एनर्जी है उसको सेल्फ एनर्जी बोलते हैं, और इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है उसको हम इंट्रैक्शन एनर्जी बोलते हैं। इंट्रैक्शन मतलब Q1 Q2 का इंट्रैक्शन, सेल्फ मतलब कि उसके अपने ही कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से। तो उसका एक मेथड तो हम लोगों ने ये देखा था कि इंट्रैक्शन एनर्जी को ही अगर हम इंटीग्रेट कर दें, भाई Q और DQ की वजह से जो एनर्जी आई उसी को इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल Q की वजह से आ जाएगी। तो इंट्रैक्शन एनर्जी को ही इंटीग्रेट कर देंगे तो सेल्फ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर ये जो दूसरा तरीका था ये सबसे आसान था कि अगर कंडक्टर है, बस ये है कि कंडक्टर में ही लगेगा। अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटेंस की तरह काम करेगा। उसका कैपेसिटेंस अगर हमें मालूम है तो सिंपली एनर्जी हो जाएगी Q² by 2C, तो उससे डायरेक्ट निकल आएगा। और तीसरा तरीका था यूजिंग एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? तो एनर्जी डेंसिटी मैंने ये बोला कि जो भी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज ऑलवेज स्टोर्ड इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो इसका मतलब है कि मैं उस पॉइंट पे एनर्जी डेंसिटी मालूम है, वहां पे अगर हम एक सर्टेन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है वो निकल आएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने कैपेसिटर से वेरीफाई किया था, तो मैं ये एक्सप्रेशन याद रखना है, ½ ε0 E²। इसका यूनिट बनेगा जूल पर मीटर क्यूब, यानी इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैपेसिटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये है कि अगर ये एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है तो डायरेक्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, जैसे कि इस केस में था। लेकिन अगर जैसे ये केस है तो इसमें क्या है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन है, आर का फंक्शन है तो एनर्जी डेंसिटी आर का फंक्शन आएगी, तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं नेक्स्ट आगे, और नॉन कंडक्टर का लेते हैं। कंडक्टर पे फिर से वापस आ जाएंगे, उसको लिखते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, मतलब हम कौन से स्फेयर की बात कर रहे हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो ये एक सॉलिड स्फेयर है, एंड सॉलिड स्फेयर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। टोटल चार्ज इसका Q है और रेडियस इसका R है, ठीक है। अब इसको कंडक्टर की तरह तो हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी हमारे पास दो मेथड और हैं, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि dQ करके चार्ज लाओ और उस प्रोसेस में जो टोटल वर्क डन होगा वो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। और दूसरा तरीका है कि ½ ε0 E², एनर्जी डेंसिटी को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास कैपेसिटर एनर्जी आ जाएगी। तो देखो, करोगे ट्राई? तो मैं थोड़ा वेट करूं। हम्म, सबसे पहले इसमें इंट्रैक्शन एनर्जी इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस R है। अब देखो, इसमें और कंडक्टर में एक प्रॉब्लम है। कंडक्टर शेल में क्या हो रहा था कि हम शेल में चार्ज लेके आ रहे थे और वो चार्ज अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, उसमें हमको अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा था। मतलब हम DQ लेके आ रहे थे और शेल के किसी भी पॉइंट पे रख दे रहे थे तो वो पूरा का पूरा अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, और रेडियस उसमें कांस्टेंट थी उस शेल की। यहाँ पे क्या करना है हमको, जब हम पहला DQ लेके आएंगे, ध्यान से सोचना, फर्स्ट DQ, तो फर्स्ट DQ जो लाएंगे वो हमें हो सकता है C पे रखना पड़े, और जब हम C पे रखेंगे तब उसका साइज 0 होगा, 0 साइज होगा स्फीयर का। फिर जब हम अगला DQ लेके आएंगे तो हमें वो जो C पे रखा हुआ है पहले से DQ उसके अराउंड रखना होगा,
उसके अराउंड रखने से क्या होगा कि उसका जो स्फेरिकल शेप है वो भी मेंटेन रहे। फिर हम अगला डी क्यू लेके आएंगे तो फिर उसके अराउंड रखेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे चार्ज भी बढ़ेगा और उसका साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि जनरल मूवमेंट पे एट जनरल टाइम, तो जनरल टाइम पे हम लोग ऐसे मान के चलेंगे कि ये जो स्फेयर है, ध्यान से देखना, ये स्मॉल आर रेडियस का स्फेयर बन चुका है। ठीक है, और इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है, और अब हम डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से ला रहे हैं, लेकिन इस डी क्यू चार्ज को किसी एक पॉइंट पे नहीं रखेंगे। तो इस डी क्यू चार्ज को हम लोग, इस डी क्यू चार्ज को इसके चारों तरफ रखेंगे। ठीक है, और चारों तरफ रखेंगे तो इसका जो रेडियस है वो आर से बढ़ के आर प्लस डी आर हो जाएगा, और जो इसका चार्ज है क्यू, वो क्यू से इंक्रीज होके क्यू प्लस डी क्यू हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? बस यही एक छोटी सी खास बात है। यस। ठीक है, तो अब जरा इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम इसको लेके आएंगे तो कितना वर्क डन लगेगा। तो देखो, वर्क डन का तो एक्सप्रेशन वही रहेगा, करो अपने आप। ये हो जाएगा डी क्यू इंटू वी पी माइनस वी इंफिनिटी। ठीक है, वी इंफिनिटी को हम लोग जीरो करेंगे, और वीपी की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो वीपी की वैल्यू लिखेंगे पी पॉइंट का पोटेंशियल, और ये होगा के क्यू बाई आर, तो उसमें स्मॉल आर आएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू डी क्यू अपॉन स्मॉल आर, और यही इसका स्मॉल इंक्रीमेंट इन एनर्जी बनेगा। यही इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट इन एनर्जी बनेगा। डी यू लिख दो केवल। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से है क्या, स्मॉल क्यू भी चेंज हो रहा है और आर भी चेंज हो रहा है, मतलब कि दो वेरिएबल हैं। तो हमें किसी तरह से इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लेना है, या तो क्यू के टर्म्स में इंटीग्रेट कर लें या आर के टर्म्स में इंटीग्रेट कर लें। तो उसके लिए हमें क्यू और स्मॉल आर में एक रिलेशन चाहिए। अच्छा, क्यू और स्मॉल आर में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन इस तरह से होगा कि इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी सेम होना चाहिए। क्यों भाई? तो डेंसिटी अगर हम सेम करें तो यहाँ से लिखेंगे क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो अगर हम डी क्यू निकालें तो ये हो जाएगी 3Q आर स्क्वायर डी आर अपॉन आर क्यूब। देखो, Q की वैल्यू और डी क्यू की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखो डी यू में, तो ये हो जाएगा K अपॉन आर, क्यू की वैल्यू है Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू डी क्यू की वैल्यू है 3Q आर स्क्वायर डी आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो जरा इसको इंटीग्रेट करो, क्या मिलता है। आर की लिमिट्स हमें 0 से कैपिटल आर रखनी है, करो इंटीग्रेट। और बाकी किसी को डाउट है इस प्रोसेस में तो फिर से बताओ, कहाँ डाउट है। बाकी कुछ और पूछना है किसी स्टेप में तो बताओ। और इंटीग्रेट हो तो बताया कितना आया।
अगर हम कैपिटल K का वैल्यू रख दें तो ये आंसर आना चाहिए 3q² अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यस सर। ठीक है, क्लियर है? ये हम लोगों ने क्यू डी क्यू इंटीग्रेट करके निकाला है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी के मेथड से अगर निकालें, यही सेम एक्सप्रेशन एनर्जी डेंसिटी से अगर निकालें, बताना। अच्छा ये बताओ कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इससे ठीक पहले हमने किया है कंडक्टिंग, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ना दोनों का? बस फर्क इतना है कि इसके पास अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके पास अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि इस स्फीयर की जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी अंदर भी स्टोर है और बाहर भी स्टोर है, लेकिन जो बाहर स्टोर्ड वाली एनर्जी है वो वही है जो उसके पहले हम लोगों ने निकाली थी, प्लस इसमें अंदर भी स्टोर्ड है। तो हमें इसका सिर्फ अंदर कितना स्टोर्ड है वो निकालना है, बाहर कितनी स्टोर्ड है वो तो हम निकाल ही चुके हैं, उसी को वही फंक्शन आएगा, तो उसी को ऐड कर देंगे डायरेक्टली। तो यूजिंग एनर्जी डेंसिटी हम लोग लिखेंगे U total is equal to U inside sphere plus U outside sphere। तो ये जो आउटसाइड स्फीयर वाला पार्ट है, दिस इज सेम एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग शेल Q कॉमा R। तो ये कितनी निकल के आया था वैल्यू? ये वैल्यू निकल के आया था Q² अपॉन कितना आया था 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये तो उतना ही आया था। इन साइड वाला निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इन साइड पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है KQR अपॉन RQ, याद है ना? ये होगा Q इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, करो E स्क्वायर, ये होगा Q² R² अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर R पावर 6। तो ये आएगा Q² R² अपॉन 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R पावर 6। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो एनर्जी डेंसिटी इनटू डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो ये करो Q² R² अपॉन 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R पावर 6, और डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा 4 पाई R² इंटू DR। तो इसको जरा इंटीग्रेट करो, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम R इक्वल टू 0 से R इक्वल टू कैपिटल R। केवल हम इन साइड निकालना चाह रहे हैं, तो जरा निकालो इन साइड कितना आता है, इन साइड निकालो कितना आएगा। देख लो करके। तो ये वैल्यू शायद आनी चाहिए Q² अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये यस होगा सर। U यस स्क्वायर, आ रहा है यही इंटीग्रेट होके। यस सर। यस एनर्जी निकालो, देखो टोटल वही बन जाएगी जो इसके पहले निकाली थी, ठीक है ना? 3Q² अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है ना? अब ये नॉन कंडक्टर है तो इसको कैपेसिटर नहीं कर सकते, बाकी सारे जो तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब में कैपेसिटर बना के कर सकते हो।
ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन एक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो क्या कह रहा है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू थिन कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स, कॉन्सेंट्रिक भी हैं, ठीक है, रेडियस r1 एंड r2 विद करस्पॉन्डिंग चार्जेस q1 एंड q2। तो हमें निकालना है फाइंड द सेल्फ एनर्जी वैल्यूज W1 and W2 of each shell, the interaction energy of the shell and the total electrical energy of the system। तो सपोज इस तरह से केस है ये, इसका रेडियस दिया हुआ है r1, इसका रेडियस दिया हुआ है r2। अब इसके ऊपर चार्ज है q1 और इसके ऊपर चार्ज है q2। तो ये बताओ कि अगर ये कंडक्टिंग शेल है तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाएं, कैसे चार्ज होंगे इन सरफेसेस पे। देखो सबसे अंदर वाली सरफेस पे कोई चार्ज होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका जो Q1 होगा वो सारा का सारा बाहर आएगा, प्लस Q1। और प्लस Q1 के सामने कितना चार्ज होगा, तो प्लस Q1 के सामने माइनस Q1 होगा। बोलो, अब अगर yes, Q2 में से माइनस Q1 अंदर चला गया तो इसके बाहर वाली सरफेस पे कितना आएगा, तो इसके बाहर वाली सरफेस पे आएगा प्लस का Q1 प्लस Q2। देखो क्लियर है। अब देखो अगर हमें W1 बताना है, W1 मतलब कि एक शेल का सेल्फ एनर्जी, तो शेल का सेल्फ एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे, क्यों भाई, ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई अपसाइलन नॉट R1। इसी तरह से W2 लिखना होगा, तो W2 हो जाएगा कि शेल 2 का टोटल चार्ज। अब वो तो थिन है तो दोनों का चार्ज चाहो तो ऐड कर दो, तो Q2 बचेगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई अपसाइलन नॉट R2। और इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी होगी K Q1 Q2 अपॉन R। अब क्वेश्चन यही उठता है कि इनके बीच का R क्या लेना है हमको, बताओगे। इंटरेक्शन एनर्जी यही बनेगी K Q1 Q2 अपॉन R, लेकिन R क्या लेंगे, R2 माइनस R1 नहीं लेंगे। ऐसे सोचो कि बाहर वाले चार्जेस के लिए वो जो चार्ज है शेल का Q1 उसको हम कहाँ कंसीडर कर सकते हैं, उसके सेंटर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इंट्रैक्शन एनर्जी के केस में हम R2 माइनस R1 नहीं लेंगे, यही एक खास बात है इसमें, इसमें हम R2 लेंगे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी देख लो क्या आएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी W1 प्लस W2 प्लस W12। तो ये हो गया सेल्फ एनर्जी और ये हो गया इंट्रैक्शन एनर्जी। यानी ये है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट R2। देखो ठीक है। अब क्या इसी चीज को अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो हम कैपेसिटर वाले मेथड से क्या लिख सकते हैं बताओ? क्यों भाई? कैपेसिटर वाले मेथड से ये टोटल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से नहीं निकाल रहे हैं, वो तो बहुत बोरिंग सा मेथड है इंटीग्रेट का। कैपेसिटर वाले मेथड से कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक कैपेसिटर ये है C1 और एक कैपेसिटर ये है C2। बताओ। तो दोनों कैपेसिटर्स की टोटल एनर्जी ऐड कर दो, U1 प्लस U2। अब बताओ कि U1 कितना होगा? तो U1 की वैल्यू हो जाएगी Q स्क्वायर बाई 2C1। और U2 की वैल्यू क्या होगी? U2 की वैल्यू होगी Q1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 2C2। C1 C2 क्या है? C1 है एक स्फेरिकल कैपेसिटर कॉन्सेंट्रिक शेल वाला। तो C1 की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। और C2 की वैल्यू क्या होगी? C2 की वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है। एक्सप्रेशन भले ही अलग अलग आए अभी देखने में, लेकिन ऐड करने के बाद फाइनली आंसर सेम आएगा, टोटल एनर्जी। ठीक है ना? टोटल एनर्जी अगर पूछी हुई है तो वो सेम निकल के आएगी। क्लियर है दोनों मेथड? बताओ पहले। हालांकि इस पे बहुत ज्यादा कभी क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया अभी तक, बट कैपेसिटर वाली बात है तो इसलिए ध्यान रखो। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। और देखो, तो ये तो हो ही गया। ये देखो, भाई R1 रेडियस में है तो उसका एनर्जी लिख लो सीधे सीधे, Q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। और R2 रेडियस में है तो Q2 स्क्वायर अपॉन Q1 स्क्वायर अपॉन Q है, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो W एक्सटर्नल को हम सीधे सीधे U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब कर लोगे जो भी क्वेश्चंस होंगे, बस यही बेसिक बात यही है। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग अपना वापस से कैपेसिटर वाले पार्ट पे आते हैं, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। कैपेसिटर वाले पार्ट में फिर से एक बार सुन लो कि कैपेसिटर के सर्किट में जब भी चार्जिंग होगी, मतलब कैपेसिटर देखो जब भी चार्ज होगा तो सारी की सारी एनर्जी, बैटरी की सारी एनर्जी कभी भी कैपेसिटर में स्टोर नहीं होगी। सर्टेन पार्ट जरूर उसका लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो रहा है? रेजिस्टेंस नहीं है फिर भी लॉस हो रहा है, ये बात भी क्लियर है, बताई थी। तो किसी भी सर्किट में कैपेसिटर में कितना फ्रैक्शन कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, कितना डब्ल्यू बैटरी हो रहा है, इनके बीच में रिलेशन फिक्स नहीं है। मतलब हमें ये रिलेशन निकाल के इनका रेशियो हमें हर बार निकालना पड़ेगा। जैसे इस केस में दोनों हाफ आ रहे थे, इसमें इस केस में हीट जनरेटेड डब्ल्यू बैटरी बाई 2 आ रहा था। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैपेसिटर सिंगल बैटरी के लिए ट्रू है। तो अलग अलग केस में अलग अलग आएगा ये। ठीक है ना? तो वो हमको थोड़ा सा और करना है सर्किट्स में, तो थोड़े उसके प्रॉब्लम्स लेते हैं। देखो इसमें
पहले इसमें ये वाला करना 2.32 वाला, ये वाला पहले करो 2.32 वाला, और इसमें वैल्यूज ले लो तो थोड़ा कैलकुलेशन में आसान रहेगा। सपोज ये 10 वोल्ट है और ये सपोज 15 वोल्ट है, और कैपेसिटेंस ले लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, बी पार्ट इसमें पहले करो। पूछा हुआ है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन दी सर्किट व्हेन स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। तो एक तरह से देखो, जिसमें जितने भी कैपेसिटर के ऐसे क्वेश्चन है जिसमें शिफ्टिंग हो रही है स्विचेस की, तो उसमें मैंने बोला हुआ है उसमें सीधा सीधा तुमको ध्यान ये रखना है कि तुम्हें 2 बार सॉल्व करना है। एक बार जब स्विच 1 पे कनेक्टेड है तो क्या सिचुएशन है, और एक बार जब हम स्विच को 2 पे कनेक्ट करेंगे तब फाइनल सिचुएशन क्या होगी। तो फाइनल सिचुएशन को उसके जस्ट पहले वाली सिचुएशन से जब हम कंपेयर करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि 1 से 2 में जाने में क्या हो रहा होगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो प्रोसेस यही लगाना हमेशा सबसे सेफ और सही तरीका है। तो इसमें चलो निकालो, जब स्विच के 1 पे कनेक्टेड है तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। सपोज अभी 2 पे कनेक्टेड नहीं है, इस सर्किट में हम 1 पे ही कनेक्टेड ले लेते हैं, इधर से हटा दो। ठीक है, तो इस केस में बताओ व्हेन के इज कनेक्टेड टू 1 तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, निकाल पाएंगे। तो सीधे सीधे देखो, ध्यान, दोनों बैटरी सीरीज में है तो बड़े में से छोटा हटा दो, दोनों बैटरी सीरीज में है। दोनों बैटरी सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 5 बचेगा, तो 5 इंटू 2 यानी 10। और कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो देखो ध्यान से, इधर वाले पे +10 होगा और इधर वाले पे -10 होगा। ठीक है, और इसके बाद व्हेन के इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2, तो जब हम इसको 2 पे कनेक्ट करेंगे तब देखो सर्किट क्या रहेगा। जब हम इसको 2 पे कनेक्ट कर देंगे तो सिचुएशन ये आ जाएगी। अभी बताओ कि 2 पे कनेक्ट करने से क्या बैटरी 2 तो जो है 15 वोल्ट वाली जो बैटरी है वो तो एक तरह से सर्किट से हटी गई। 15 वोल्ट वाली जो बैटरी है वो तो सर्किट से हटी गई। तो सर्किट में अभी सिर्फ कौन सी बैटरी है, 10 वोल्ट वाली बैटरी है। और इस 10 वोल्ट वाली बैटरी के हिसाब से इस कैपेसिटर पे क्या चार्ज होना चाहिए। तो इस कैपेसिटर पे तुम चार्ज देखोगे तो इसके हिसाब से अब इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो इस तरफ होना चाहिए +20 और इस तरफ होना चाहिए -20। देखो, ठीक है। अब हीट जनरेटेड निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो वो हमको दिख जाएगा, चार्ज पता है तो। और दूसरा बैटरी का वर्क डन, तो बैटरी यहाँ पे 2 हैं, लेकिन ध्यान से समझना, जब हम स्विच को इधर से इधर शिफ्ट कर रहे होंगे तो बैटरी 2 का कोई भी वर्क नहीं होगा। जब हम स्विच को 1 से 2 में स्विच करेंगे, जब हमने 1 पे कनेक्ट किया होगा, समझना ध्यान से, ये जब सर्किट कनेक्ट किया होगा तब इसने और इसने वर्क किया होगा। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा हुआ है, हमसे पूछा है कि जब 1 से 2 में शिफ्ट कर रहे हैं तो कितना वर्क डन है। तो 1 से 2 में जब शिफ्ट करोगे तो ये तो हट ही जाएगी सर्किट से, इसका कोई काम नहीं है, यानी वर्क डन सिर्फ इसका आएगा। और इस बैटरी का वर्क डन कैसे निकलेगा बताओ जरा मुझे, भाई किसी भी बैटरी का वर्क डन कैसे निकलेगा, हमें चार्ज फ्लो निकालना पड़ेगा। तो बताओगे कि चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा इस बैटरी के, इस बैटरी के पॉजिटिव से कितना निकला होगा, नेगेटिव पे कितना आया होगा। तो तुम क्या कर सकते हो डायरेक्टली, अब देखो इस बैटरी का कोई भी चार्ज इधर तो जाना नहीं है, तो जो भी है इधर ही जाना है, एक ही लूप है। तो अब तुम ध्यान से ये चेक कर लो कि ये जिसपे हमने 20 लिखा हुआ है, इस पे पहले क्या था, इस पे पहले क्या था -10 और बाद में कितना है 20। तो इसका मतलब इस पे आया कितना होगा, कितना चार्ज आए कि -10 जो है वो 20 बन जाए। तो इसके ऊपर +30 माइक्रोकूलम आया होगा, तो इधर से +30 आया होगा
और इधर से +30 निकल गया होगा, समझना ध्यान से, तभी वो +10 -20 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्क डन बाई बैटरी होगा चार्ज डिलीवर्ड बाई बैटरी इनटू ईएमएफ, देखना ध्यान से, तो ये आएगा 300 माइक्रो जूल। इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितनी लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे Q² बाई 2C, तो ये आएगी 25। और फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो इसको लिखेंगे Q² बाई 2C, तो ये आएगी 100 माइक्रो जूल। तो हीट जनरेटेड को हम लोग लिखते हैं W बैटरी माइनस डेल्टा U कैपेसिटर। तो बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने वर्क किया 300, और डेल्टा U का मतलब है U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ध्यान से देख लो, इसका आंसर आएगा 225 माइक्रो जूल। हीट जनरेटेड विल बी 225 माइक्रो जूल। बताओ क्लियर है या नहीं, क्योंकि हीट जनरेटेड के क्वेश्चन मुझे लगता है सबसे ज्यादा मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हीट जनरेटेड का फॉर्मूला लगाने से पहले तो सर्किट ही सॉल्व करना है, चार्जेस निकालने हैं। क्लियर है ये भी पार्ट, बताओ। क्लियर है, तो फिर ए वाला पार्ट करना। ए पार्ट में देखो मैं वैल्यूज दे देता हूँ। ये है सपोज 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और ये है सपोज 6 माइक्रोफैरेड, और ये है 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और बैटरी है सपोज 12 वोल्ट। ठीक है, देखो करो ट्राई। लास्ट वाले क्वेश्चन में फिर से सुन लो, जब भी हम स्विच को 1 से 2 पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि 1 पे तो ये पहले से ही कनेक्टेड है। जब हमने 1 पे कनेक्ट किया होगा तब क्या हुआ होगा उसके बारे में नहीं पूछा है उसने। उसने पूछा है कि जब हम इस सर्किट से इस सर्किट पे जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, तो हीट जनरेटेड कितनी होगी। तो इस सिचुएशन को हमने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया भाई, देखो ये दोनों बैटरी में जैसे ये बड़ी है, तो 15 - 10 5 बचा, और 5 × 2 -10 इधर आ जाएगा, +10 इधर हो जाएगा। प्लस इधर इसलिए लिया क्योंकि ये वाली बैटरी डोमिनेटिंग है, इसके हिसाब से चार्जेस फ्लो होंगे, तो +10 इधर है और -10 इधर है। फाइनली ये वाली बैटरी हट गई जब हमने इसको इधर कनेक्ट किया, तो इस प्लेट पे +20 और इस प्लेट पे -20 आ गया 10 वोल्ट के हिसाब से। अब हमने कंपेयर किया इसको और इसको, कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज निकला होगा। तो कंपेयर करने के लिए हमें ये वाली प्लेट चाहिए। इस प्लेट पे पहले क्या था और इस प्लेट पे बाद में क्या है। इस प्लेट पे पहले -10 था और इस प्लेट में बाद में +20 हो गया, तो इसका मतलब आया कितना होगा, इस पे पहले -10 था बाद में 20 हो गया, तो आया होगा 30। तो कितना आया होगा वो वही होगा जितना इस बैटरी ने दिया होगा। तो बैटरी से जो चार्ज निकला है वो यही 30 माइक्रो कूलम हो गया इनटू ईएमएफ ऑफ बैटरी, तो ये वर्क डन बाई बैटरी हो गया। बाकी कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी, कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी Q²/2C से निकाली है, और ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लिया है। क्लियर है। देखो करो ट्राई पहले वाला पार्ट। निकालो कोई आंसर। पहले हम इसको यही मान के चलेंगे कि ये 1 पे कनेक्टेड है। 1 पे कनेक्टेड है। अच्छा 1 पे कनेक्टेड है,
तो पहले हम जरा सी इक्विवेलेंट निकाल लें कितना आएगा। तो 6 + 3 9 हो जाएगा, और 9 और 3 निकालेंगे तो ये 27/12 माइक्रोफेरेड आएगा। यानी कि बैटरी से जो टोटल चार्ज निकला होगा वो हो जाएगा 27 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इस 27 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इधर से 27 माइक्रोकूलम निकला होगा और इधर 27 माइक्रोकूलम वापस आया होगा। ये लेकिन हम 1 पे कनेक्ट होने की बात नहीं कर रहे हैं, 1 पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये पहले ही फ्लो हो चुका है, इट वाज चार्ज फ्लोन। तो इस पे चार्ज रहा होगा +27, इस पे रहा होगा -27। इसके बाद ये जो 27 है इधर आएगा तो डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे होगा? तो वो डिवाइड होगा 3 और 6 के रेशियो में। इसका मतलब है इधर आएगा +9 और इधर आएगा +18, इधर हो जाएगा -9, इधर हो जाएगा -18, और फिर से इधर से 9 और इधर से 18, 27 बैक टू बैटरी। तो इनिशियली इन कैपेसिटर्स पे क्या चार्ज है, इसमें कोई डाउट है किसी को? तो बताओ कौन सी प्लेट पे प्लस, कौन सी प्लेट पे माइनस। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट में आते हैं कि व्हेन K इज शिफ्टेड टू पोजीशन 2। जब हम इसको पोजीशन 2 में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, डायग्राम बना लेते हैं। पोजीशन 2 में शिफ्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर तो ऐसे ही रहेगा, .1 का इधर से तो कोई चार्ज फ्लो नहीं, ये वाली तो ब्रांच ओपन हो गई। ठीक है, तो ये बैटरी हो गई 12 वोल्ट, 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, और ये भी 3 माइक्रोफेरेड। अब तुम अगर केयरफुली देखोगे तो तुमको लगेगा कि कोई चेंज तो हुआ ही नहीं, एक्चुअली सर्किट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये है कि जो कैपेसिटर हैं वो इधर से इधर शिफ्ट हो गए। तो जैसे भी शिफ्ट हुए फाइनल सिचुएशन इसकी ड्रॉ कर लो। तो फाइनल सिचुएशन इसकी ये होनी चाहिए कि इस प्लेट पे +27, इस प्लेट पे -27, इस प्लेट पे +9, इस पे -9, इस पे इधर से +18 और इस पे इधर -18। ये फाइनल सिचुएशन मैंने ड्रॉ की है। चार्ज फ्लोन मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ध्यान देना। चार्ज फ्लोन कितना होगा उसके लिए तुमको ऊपर वाला सर्किट भी देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, कोई भी एक ब्रांच उठा लो, कहीं से भी शुरू कर दो तुम, सीधा सीधा तुम समझो। देखो इस कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट है, देखना दिख रही है, इस प्लेट पे पहले कितना है +27, और इस प्लेट पे बाद में कितना है +9। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रांच मैंने बनाई है, बोल्ड की है, इस ब्रांच में कितना चार्ज और किधर फ्लो हुआ होगा, बता पाओगे? क्यों भाई? तो इसके ऊपर इधर की तरफ फ्लो हुआ होगा कितना चार्ज, 18 माइक्रोकूलम फ्लो हुआ होगा। ये 18 कैसे लिखा, क्लियर है? यस सर। ठीक, यस। अब इधर देखो, ये वाला कैपेसिटर देखो, इस प्लेट पे पहले कितना है और इस प्लेट पे बाद में कितना है, तो इस पे कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। किस डायरेक्शन में हुआ होगा? तो -9 है, बाद में -27 हो गया। इसका मतलब है कि इस ब्रांच में इधर की तरफ, इस पे भी नीचे की तरफ कितना आया, 18 माइक्रोकूलम। अब 18 इधर तो जाएगा नहीं, यानी कि इस ब्रांच में तो 18 ही जा रहा है, तो 18 इधर जा रहा है, 18 इधर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों 18 मिलके इधर कितना जा रहा होगा, इधर 36 जा रहा होगा, तो इधर 36 जा रहा होगा। अब चाहो तो चेक कर लो,
चेक ये कर लो कि इस प्लेट पे पहले कितना था और इस प्लेट पे बाद में कितना है, तो आना कितना चाहिए, मतलब चेक हो जाएगा कि जो किया है एकदम सही किया है। तो पहले -18 था, बाद में उस प्लेट पे +18 है, तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, तो वही 36 निकल के भी आया है। बस अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहां से यहां कैपेसिटर की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, बस ये कि इधर के कैपेसिटर उधर बन गए, टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर रिमेन सेम। हाँ, बैटरी का लेकिन वर्क हुआ है क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ है, और चार्ज फ्लो हुआ है तो हीट जनरेट भी होगी। तो इस केस में अगर हम W बैटरी लिखें तो W बैटरी हो जाएगी इस बार 18 × 12, ठीक है ना, कितना आएगा 132 216 माइक्रो जूल। और U इनिशियल और U फाइनल इक्वल है, इसलिए डेल्टा U कैपेसिटर 0 है, तो इस बार जो हीट जनरेटेड है वो W बैटरी के इक्वल आ गई, यानी कि पूरा का पूरा उसका जो वर्क डन है वो हीट जनरेटेड के इक्वल हो गया। कैपेसिटर की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया। सर चार्ज फ्लो तो 36 है। चार्ज फ्लो एक ब्रांच में 36 हुआ है ना, हमें तो चाहिए कि बैटरी ने कितना चार्ज डिलीवर किया। भाई आपस का भी तो चार्ज चेंज हुआ है, तो चार्ज वहां से फ्लो हो गया है, बैटरी को एडिशनल कितना देना पड़ा, तो W बैटरी ही लिखेंगे, बैटरी से 18 माइक्रोकूलम ही निकला है। यस सर, समझ गया। डायरेक्शन में अगर कोई कंफ्यूजन है फिर से देख लो, कोई भी ब्रांच तुम पकड़ लो, उस ब्रांच से कैपेसिटर की जो प्लेट जुड़ी हुई है उस प्लेट पे कंसंट्रेट करो कि उस प्लेट पे पहले क्या है और उस प्लेट पे बाद में क्या है, तो तुम्हें उस ब्रांच में चार्ज मिल जाएगा सीधे सीधे। भाई मैंने सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से किया कि इस ब्रांच पे बाद पहले कितना था +27, और इस ब्रांच इस प्लेट पे बाद में कितना है 9, तो इसका मतलब है कि 18 इधर निकल गया होगा। फिर इधर वाले कैपेसिटर पे आ गए, इस पे पहले कितना था -9, बाद में कितना है -27, तो इससे कितना निकल गया होगा, तो 18 इससे भी निकल गया होगा, तो इससे जो 18 निकला है वो 18 इधर गया होगा, इधर गया होगा 18। अब 18 उधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, इसका मतलब इधर 36 गया होगा। तो हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि बैटरी से कितना चार्ज निकला, तो एक्चुअली हमें सिर्फ इसी प्लेट को सॉल्व करना चाहिए, बट ये कि मैंने दिखाने के लिए पूरा सर्किट तुम्हें दिखा दिया कि पूरे सर्किट में कैसे चार्ज फ्लो हुआ है। चाहिए हमें सिर्फ बैटरी वाला चार्ज था, तो सिर्फ हमें बैटरी की प्लेट से जुड़ी हुई जो कैपेसिटर की प्लेट है उस पर हमें कैलकुलेशन करने थे कि उस प्लेट पे पहले कितना है उस प्लेट पे बाद में कितना है। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन कर लो। बट ये क्वेश्चन शायद पैकेज में भी था ना। हम्म, हीट जनरेटेड और निकाल दो इसी केस में, इस केस में हीट जनरेटेड कितना हुआ, क्या ये वाला तो हो गया है ना क्वेश्चन। देख लो कर लो इसको भी, हीट जनरेटेड इसमें और निकाल दो।
देखो अगर कभी जैसे चार्ज्ड कैपेसिटर और मतलब चार्ज कैपेसिटर का सर्किट है बेसिकली ये है, और हमको सपोज चार्ज फ्लोन इन दी सर्किट निकालना है या फाइनल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात है, अगर हम उसको ध्यान रखें तो कई सारे क्वेश्चंस थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। बात ये है कि जैसे ये कैपेसिटर है, सपोज इसके ऊपर इस प्लेट पे प्लस क्यू और इस प्लेट पे माइनस क्यू है। अ चार्ज कैपेसिटर इज इक्वल टू अनचार्ज कैपेसिटर एंड प्लस बैटरी, ठीक है। अ चार्ज कैपेसिटर इज इक्वल टू अनचार्ज कैपेसिटर प्लस बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल ठीक उसी तरह से होगा जैसे कि कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस थे। अच्छा, अनचार्ज करने से फायदा क्या होगा? अनचार्ज करने से फायदा ये होगा कि अभी क्या है, अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, जबकि हैं सीरीज में, लेकिन हम कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं यूज कर सकते, किसी के ऊपर चार्ज है किसी के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों कैपेसिटर को अनचार्ज बना दें तो हम इसमें कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिर तीनों कैपेसिटर अनचार्ज हो जाएंगे। तो अगर हम इस थ्योरी से चलें तो देखो, ये जो कैपेसिटर है इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक बैटरी हो जाएगी कितने वोल्टेज की, 180 वोल्ट की, और ये कैपेसिटर हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए ऊपर एक बैटरी हो जाएगी 100 वोल्ट की, और ये कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड। अब ध्यान से ये देख के बताओ कि ये दोनों बैटरी सेम सेंस में होंगी या अपोजिट सेंस में जब चार्ज फ्लो होगा? क्यों भाई, दोनों बैटरी सेम सेंस में आएंगी अपोजिट सेंस में? हम्म, चार्ज एक लूप में फ्लो करेगा, ध्यान से देखो, चार्ज सेम। एक सेम सेंस में आएंगी। ध्यान से चेक करो, इधर से चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, सेम सेंस में है। तो ई इक्विवेलेंट को हम E1 प्लस E2 लिख सकते हैं। तो 180 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 280। और सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अब ये 3 2 2 सीरीज में लगा दो, तो पहले 2 और 2 सीरीज में लगाओगे तो 1 हो जाएगा, और 3 और 1 लगाओगे सीरीज में तो 3/4 हो जाएगा। तो यहां से Q फ्लोन निकल आएगा C इक्विवेलेंट इंटू ई इक्विवेलेंट। देखो क्या आएगा, 280 इंटू 3/4, तो 210 माइक्रोकूलम आ रहा है। ये तुमने 210 केवीएल से निकाला होगा, क्यों? यस। ठीक है ना। यानी कि वो जो अनचार्ज कैपेसिटर है इसके ऊपर तो पता चल गया, अनचार्ज्ड सी के ऊपर चार्ज की वैल्यू तो यही आ जाएगी 210 माइक्रोकूलम। लेकिन बस इसमें एक बात का ख्याल रहे इस ट्रिक में कि जब भी हम फाइनल चार्ज बताएंगे, जैसे तुमसे कहा जाए कि इस कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज बताओ, अब हमने इसको तो खाली कर दिया ना, तो खाली करने के बाद इसके ऊपर 210 आ रहा है, तो इसका आंसर करते समय इसके हमें पहले वाले चार्ज को भी कंसीडर करना होगा, बस ये है। तो इसके इस प्लेट पे पहले कितना था, प्लस 360, और इधर था माइनस 360, और Q इसमें से निकल गया, तो इस पे कितना बचा होगा? तो चार्ज्ड वाला जो 2 माइक्रोफैरेड है उसके ऊपर Q बचा होगा 360 माइनस 210, यानी कि 90 माइक्रोकूलम। क्यों? और इधर वाला जो 300 था, 3 माइक्रोफैरेड पे कितना आएगा?
इससे भी 210 निकल गया, तो 90 90 आ रहा है, 150 तो नहीं आ रहा आंसर। तब 150 होगा 360 माइनस 210। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने सबट्रैक्ट गलत किया। 150 माइक्रोकूलम, और 3 पे निकालेंगे तो 360 में से सॉरी 300 में से, उसके ऊपर 300 था पहले से, तो 300 में से 210 निकल जाएगा, तो 90 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जैसे ये ना हीट जनरेटेड का आंसर निकालना है, तो हीट जनरेटेड का आंसर कैसे निकाल सकते हो? तो सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि हीट जनरेटेड इज डेल्टा यू कैपेसिटर, यानी कि यू फाइनल सॉरी माइनस डेल्टा यू कैपेसिटर। तो माइनस डेल्टा यू कैपेसिटर का मतलब होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो ये कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा। ठीक है, क्योंकि बैटरी तो है नहीं इस केस में। और चेक करोगे तो यही आंसर इससे भी मैच करेगा। किससे? हाफ सी वी स्क्वायर से भी, क्योंकि वो जो इक्विवेलेंट लिया है, हीट जनरेटेड तो सेम ही आएगी ना, चार्ज फ्लोन सेम है। तो कैपेसिटर की एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल करो, या हाफ ऑफ हाफ सी इक्विवेलेंट हाफ सी वी स्क्वायर से निकाल दो, सेम आएगा आंसर। ठीक है, तो तुम ये मेथड भी लगा के देख लेना जो भी क्वेश्चंस किए हैं चार्ज कैपेसिटर के। बस केयरफुल रहना है इस स्टेप में कि बाद में जब हम आंसर करेंगे तो उसमें पहले वाले चार्जेस को भी कंसीडर करना होगा। चार्ज फ्लोन तो निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में। फाइनल चार्ज जब लिखना होगा तो वहां केयरफुल रहना है, क्योंकि हमने उसको खाली कर दिया है। ठीक है, तो कैपेसिटर सर्किट्स और हीट जनरेटेड इसमें इतना ही है, तो इसमें यहीं तक रखते हैं लेक्चर में आज।